गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाका उन्नयन में आपका स्वागत है। मैं शत्रुपा दास UHS कोलासर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज हमारे टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक वायर या फिर एक कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो मतलब उसका मतलब क्या है कि वायर के अंदर चार्ज मोशन में है, चार्ज कैरियर मोशन में है। तो चार्ज कैरियर मोशन में है। अब बाहर से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई किया जाए तो उस चार्ज कैरियर पर मैग्नेटिक फोर्स FM अप्लाइड होता है, एग्जर्टेड होता है, जो कि होता है लोरेंज फोर्स। तो यहाँ पर जितने भी सारे चार्ज कैरियर्स है, इस सारे चार्ज कैरियर पर टोटल जितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा या एग्जर्टेड होगा वही होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। अगर हम लोग ये तार या वायर को अगर जूम करें तो वो कैसे दिखेगा? वो एक सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल, इसको हम लोग जूम करके यहाँ पर बनाए हैं डायग्राम। तो ये सिलिंड्रिकल शेप का वायर है जहाँ पर A क्या है? A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, L क्या है? इस सिलेंडर का लेंथ है L। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? अगर कोई सिलिंड्रिकल शेप की ये वायर, सपोज ये पेन की तरफ है, इसको परपेंडिकुलरली काट दे तो क्या होगा? एक सर्कुलर डिस्क एरिया मिलेगा। वो जो डिस्क जैसा एरिया है, सर्कुलर एरिया, यही है सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये जो सिलिंड्रिकल वायर है, इसके अंदर में जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर है वो है स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। और एक एक चार्ज कैरियर का चार्ज है Q। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये सिलिंड्रिकल वायर, ये कितना होगा? वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ L, सो इट इज A इंटू L। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स N क्या होगा? नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप, दैट इज N इंटू V। तो ये हो जाएगा N इंटू V, यानी कि A इंटू L। तो ये है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, टोटल चार्ज नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। और टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज जो कि इस वायर के अंदर एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक इसका फ्लो हो रहा है, ये टोटल चार्ज कितना, Q कितना होगा? एक एक चार्ज कैरियर की चार्ज है Q। तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है Q, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 10Q। तो N इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? NQ। सो इट इज इक्वल टू NQ। अब N कितना आया? स्मॉल n AL, स्मॉल n जो कि है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, L लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और इनटू Q। तो ये टोटल चार्ज मोशन में है वायर के अंदर, और बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है। यहाँ पर एक सर्कल के बीच में डॉट लगाया गया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस बोट की जो प्लेन है, इस बोट के साथ परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन पर, बाहर के तरफ। तो ये सारे चार्जेस पर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? लोरेंज फोर्स F इज इक्वल टू Q V क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। अब यहाँ पर V क्या है? चार्ज कैरियर की वेलोसिटी। तो चार्ज कैरियर की वेलोसिटी कंडक्टर के अंदर, चार्ज कैरियर एक एवरेज वेलोसिटी के साथ एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक ये मोशन में रहते हैं।
ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये vd क्या है इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होता है तब चार्ज कैरियर कंडक्टर के अंदर रैंडमली उसका थर्मल मोशन होता है। तो रैंडम जिगजैग मोशन के कारण नेट जो वेलोसिटी है या फिर नेट जो मोशन है वो जीरो होता है। यानी कि वायर के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 है। पर अगर वायर की दो प्रांत को जोड़ दिया जाए बैटरी से, तो बैटरी से अगर जोड़ दिया जाए जिसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है भी, तब इस वायर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ पे वायर के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है, भी पोटेंशियल अगर देंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो हो रहा है कि एक वायर के अंदर, यानी कि वायर के अंदर वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक प्लस क्यू चार्ज होता है तो प्लस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है, दैट इज क्यू ई। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स अप्लाइड होता है, दैट इज माइनस क्यू ई। यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो चार्ज पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, दैट इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन m, मास ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक एक्सेलरेशन काम करते हैं चार्ज कैरियर पर। यानी कि चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कैरियर की वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पर चार्ज कैरियर की एक्सेलरेशन के साथ साथ और भी दो फिनोमिनन होते हैं। तो वो एक है रैंडमली थर्मल मोशन और दूसरा है एटम या आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन की कोलिशन। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन की मोशन दिखाया गया है ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का एक वेलोसिटी होगा। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का एक रैंडमली थर्मल जिगजैग मोशन भी है। तो इन दोनों के रिजल्ट में वो कुछ इस डायरेक्शन में इसका मोशन है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में है। अब जब वो इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ कोलाइड करते हैं और कोलिशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली एक और डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो वो अपने पाथ से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर इस पॉइंट पर जब आते हैं फिर से एक और आयन और दूसरे एक आयन के साथ उसका कोलिशन होता है, तो दूसरे पाथ में वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ऐसे करके वो बी बिंदु तक पहुंचते हैं। तो ए से बी बिंदु तक वो एक एवरेज वेलोसिटी लेकर मोशन में रहते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी लेकर रहते हैं। इसी को कहते हैं चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन में है, यानी कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल इसके साथ और भी दो फिनोमिनन है, एक है थर्मल रैंडम मोशन और दूसरा है आयंस के साथ कोलिशन। और ये जो कोलिशन टाइम है ये कोई रेगुलर टाइम इंटरवल में कोलिशन नहीं होता, ये रैंडमली होता है। तो रैंडमली
टाइम पर ये कोलिशन हो रहा है, रैंडमली टाइम इंटरवल कोलिशन हो रहा है और कोलिशन के बाद वो रैंडमली डायरेक्शन पर स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो ये सारे तीनों इंसिडेंट को मिलाकर एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या चार्ज कैरियर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं। इसी एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसी एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, यानी कि यहाँ वायर को एक बैटरी से जोड़ा गया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है उसका एक एवरेज वेलोसिटी होगा जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ओके, नाउ q का अगर वैल्यू देखें तो q क्या होगा, n a l q टोटल चार्ज vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n q vd वेक्टर इंटू l a क्रॉस b वेक्टर। यहाँ पर एस एम है vd वेक्टर और b वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, और l और a ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी है vd और b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो l a को हम लोग बाहर ले जा सकते हैं। तो sm हो गया n q vd वेक्टर l a इंटू b वेक्टर। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी j। करंट डेंसिटी j एक वेक्टर क्वांटिटी है जो होता है n q vd वेक्टर। अब ये कैसे आ रहे हैं इसको देखते हैं। करंट डेंसिटी j क्या होता है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पर जितने करंट फ्लो हो रहा है वो है करंट डेंसिटी j वेक्टर। तो करंट डेंसिटी j वेक्टर है करंट I जो कि वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, करंट I अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्रॉस सेक्शनल एरिया A क्योंकि टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट फ्लो हो रहा है I, तो यूनिट एरिया में करंट फ्लो होगा I अपॉन A। ये है करंट डेंसिटी की मैग्नीट्यूड इनटू एक वेक्टर n कैप। ये n कैप नंबर डेंसिटी नहीं है, ये सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये n कैप क्या होता है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। अब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज ये जो मेरे हाथ है ये पंप, ये एक एरिया वेक्टर है, तो इसके साथ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ऐसे परपेंडिकुलर। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे, यानी कि एरिया के साथ हर वक्त परपेंडिकुलर। अगर ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन होगा ये पेन के तरफ ऐसे। अगर यहाँ पर एक एरिया बनाऊं तो ये एरिया A इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, तो इसके जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, प्लेन के साथ या बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, अगर वायर को परपेंडिकुलरली काट दे तो मिलता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके साथ परपेंडिकुलर यानी कि ये एक्सियल डायरेक्शन होगा, तो एन कैप होगा ये एक्सियल डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एन कैप है ये एक्सियल डायरेक्शन। अब करंट I को देखते हैं, करंट I क्या होगा, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था Q, टोटल चार्ज Q, सपोज ये चार्ज t टाइम पर इस पॉइंट से इस पॉइंट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहे हैं, t टाइम में टोटल चार्ज है Q कंडक्टर के अंदर, तो पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वही होगा करंट I, तो करंट I होगा Q अपॉन T। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वो है करंट I। नाउ चार्ज, टोटल चार्ज यानी कि नंबर ऑफ टोटल चार्ज कैरियर इनटू एक एक चार्ज कैरियर का चार्ज Q अपॉन T। नाउ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या है, नंबर डेंसिटी n इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यानी कि A इंटू L
दैट इज ए एल इंटू क्यू, जैसा था वैसे रहेगा, अपॉन टी। तो इसको लिख सकते हैं एन ए क्यू एल अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं। एल क्या है? एल है लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम या फिर सिलिंड्रिकल वायर। टी है जिस टाइम पे क्यू चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि एल दूरी जो जा रहा है वो है टी समय में। तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा चार्ज कैरियर? दैट इज एल बाई 2। तो यही होगा चार्ज कैरियर की वेलोसिटी या स्पीड। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो एल अपॉन टी के जगह हम लोग लिख सकते हैं एन ए क्यू इंटू भी। भी है वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और ठीक इसके पहले हम लोग देखे हैं कि चार्ज कैरियर जब करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर तो वो एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मोशन में होते हैं। तो ये भी एक्चुअली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। लेकिन हम लोग वी डी को वेक्टर फॉर्म में नहीं डाल सकते क्योंकि ये एल अपॉन टी स्केलर क्वांटिटी है। करंट आई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन था ये भी डी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में लाना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? करंट डेंसिटी जे के फॉर्म में लाएंगे। तो करंट डेंसिटी जे वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर है करंट पर यूनिट एरिया इनटू इसका डायरेक्शन, या इसके डायरेक्शन जो है एक्सियल डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा? आई यानी कि एन ए क्यू भी डी अपॉन ए एक्सियल डायरेक्शन। ए कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? एन क्यू भी डी एन कैप। ये जो भी डी एन कैप है, एन कैप क्या है? एक्सियल डायरेक्शन है। चार्ज कैरियर की जो एवरेज वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन पे? इसी एक्सियल डायरेक्शन पे वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भी डी चार्ज कैरियर की, क्योंकि चार्ज कैरियर एक जगह से इस एंड से दूसरे एंड तक मोशन में है। तो भी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और एन कैप है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन। ये एक्सियल डायरेक्शन एन कैप ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन। तो दोनों को मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं एन क्यू भी डी वेक्टर। तो एन क्यू भी डी वेक्टर क्या आ गया? करंट डेंसिटी जे। तो करंट डेंसिटी जे क्या आया? एन क्यू भी डी वेक्टर, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहां पर आई क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ भी डी वेक्टर फॉर्म में था तो मुझे वेक्टर फॉर्म में इसमें लाना था। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको करंट डेंसिटी वेक्टर जे एल ए जैसा था वैसा रहेगा क्रॉस बी वेक्टर। तो एफ एम क्या आ गया? टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया जे एल ए क्रॉस बी। नाउ जे वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं मॉड जे इनटू इसका डायरेक्शन। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या था? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन एन कैप, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन। तो जे वेक्टर को लिख सकते हैं जे मॉड एन कैप एक साथ। एल ए जैसा था वैसे रह गया क्रॉस बी वेक्टर। जे को लिखे मॉड जे एन कैप। मॉड जे है करंट डेंसिटी इसी डायरेक्शन में है, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी एक्सियल डायरेक्शन में है। तो जे वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड जे एन कैप, मॉड जे एन कैप। अब मॉड जे इंटू ए, इसको ए को यहाँ लिखते हैं और एल एन कैप को अलग से लिखते हैं क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मॉड जे इंटू ए ये क्या हो जाएगा? करंट आई, क्योंकि
जे का मॉड क्या है, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो जे इंटू ए ये क्या हो जाएगा, करंट आई, तो ये हो जाएगा करंट आई एल इन कैप क्रॉस बी वेक्टर। तो फोर्स ऑन द चार्ज ऑन द कंडक्टर ये क्या हो गया, आई एल एन कैप क्रॉस बी वेक्टर। अब एल एन कैप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, आई एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा एल एन कैप। एल क्या है, डिस्टेंस, एल क्या है, डिस्टेंस जो कि चार्ज कैरियर जा रहा है ए से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो एल होगा, एक्चुअली एल क्या है, चार्ज कैरियर की डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो एल और एन कैप को एक साथ हम लोग लिख सकते हैं मिलाकर एल वेक्टर। चार्ज कैरियर एल लेंथ जा रहा है एन कैप के डायरेक्शन पर, तो चार्ज कैरियर की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एल वेक्टर। तो एल एन कैप को लिखते हैं आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्या आ गया, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई क्या है, कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, एल वेक्टर क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर हमेशा, कंडक्टर ये जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल carrying current I due to an external uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू एल आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर एक मैग्नेटिक फील्ड बी आई प्रोड्यूस होगा। पर रिमेंबर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बी आई नहीं है, ये है एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी, नॉट बी आई। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ना कि बी आई की वजह से। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है इसमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक एंड से दूसरे एंड ये पूरे तरफ से स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये 3 पोर्शन में है और हर एक पोर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर एक पोर्शन सेपरेटली स्ट्रेट है। तो अगर इस कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो हो तो सेपरेटली मुझे देखना होगा एक्सटर्नल, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर बी हो तो सेपरेटली मुझे देखना होगा फर्स्ट पोर्शन पर मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड पोर्शन पर मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड पोर्शन पर मैग्नेटिक फोर्स। तो वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, फर्स्ट पोर्शन का जो लेंथ है वो है L1, तो फर्स्ट पोर्शन पर जो मैग्नेटिक फोर्स F1 है वो क्या हो जाएगा I L क्रॉस B, L1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पोर्शन, ये जो सेकेंड पोर्शन है जिसका लेंथ है L2, इस पर B की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, F2 इज इक्वल टू I L2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। थर्ड पोर्शन जो है
जिसका लेंथ है L3, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होगा? F3 इज इक्वल टू I L3 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर टोटल मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर कितना होगा? इन सब फोर्स का वेक्टर सम। तो टोटल फोर्स F या FM कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 वेक्टर यानी कि I L1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस F2 वेक्टर I L2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस F3 वेक्टर I L3 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब ये तीनों को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ओवर I L J वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये समेशन है J के ऊपर। J यहाँ पर करंट डेंसिटी नहीं है, J सिर्फ एक नंबर है जहाँ पर J का वैल्यू कितना है? 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि यहाँ पर 3 पोर्शन है जो कि सेपरेटली स्ट्रेट है और आपस में कनेक्टेड है। तो J इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा? I L1 क्रॉस B यानी कि फर्स्ट पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फोर्स। फॉर J इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा? प्लस I L2 क्रॉस B यानी कि सेकेंड पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फोर्स। J इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आ जाएगा? I L3 क्रॉस B यानी कि थर्ड पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फोर्स। तो ये है, अगर ये 3 पोर्शन है, सपोज इन जनरल कैपिटल N नंबर ऑफ N पोर्शन है जहां पर हर एक पोर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड ये पूरा स्ट्रेट नहीं है पर ईच पोर्शन सेपरेटली स्ट्रेट है, तब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो टोटल फोर्स F कितना होगा? समेशन ओवर I L J वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहां पर J एक नंबर है ना कि करंट डेंसिटी, एंड J का वैल्यू होगा फ्रॉम 1 टू N। यहाँ पर N कितना है? 3, क्योंकि ये 3 पोर्शन है। अगर आपस में 5 पोर्शन होगा तो N की जगह हो जाएगा 5। तो ये है जनरल फॉर्मूला। अगर एक एंड से दूसरे एंड तक पूरे स्ट्रेट ना हो बल्कि N पोर्शन हो जो आपस में कनेक्टेड है और हर एक पोर्शन सेपरेटली स्ट्रेट है और इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये होगा उसका फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन आर्बिट्ररी शेप्ड कंडक्टर। अगर कंडक्टर स्ट्रेट ना हो या फिर अगर ऐसे कोई पोर्शन ना मिले कि वो आप सेपरेटली स्ट्रेट हो, अगर वो पूरे तरफ से आर्बिट्ररी हो, तब मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा? तो सपोज यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड B है। इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है जो I करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इस वायर को हम लोग एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल सेगमेंट से लेते हैं, जिस सेगमेंट का जो लेंथ है वो है DL। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा वो होगा DL वेक्टर। तो DL वेक्टर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली इतना स्मॉल है, इसे लगभग एक स्ट्रेट कंडक्टर हम लोग कह सकते हैं। तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसका लेंथ है DL। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड होगा DF वेक्टर वो कितना होगा? I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट मिलेगा।
ये जो डीएल वेक्टर है ये हर एक मोमेंट पे इसका डायरेक्शन जो है चेंज होगा। तो इनफाइनाइटली लार्ज नंबर की सेगमेंट्स को हम समेशन से ऐड नहीं कर सकते, तब हमें यूज़ करना होगा इंटीग्रेशन। तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक मैग्नेटिक फोर्स के वजह से इस कंडक्टर पर जो टोटल फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स एक्सर्टेड फोर्स क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ, यानी कि इंटीग्रेशन आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी। तो ये जो फॉर्मूला है ये हो गया फॉर आर्बिटरी शेप्ड कंडक्टर कैरिंग करंट आई, जो कि एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर हो जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा। और इस बीच हम लोग देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट, करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट, और फिर हम लोग देखें कि आर्बिटरी शेप्ड कंडक्टर के लिए वो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन कैसा होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।